हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होता है जैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, हम किसकी वजह से देख पाते हैं? प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। तो पहले हम प्रकाश के ये प्रकाश का टॉपिक आज हमारा। प्रकाश के हम पढ़ेंगे पहले दर्पण के बारे में। दर्पण दर्पण क्या होता है ये देखो। दर्पण हम पढ़ेंगे तीन। प्रथम पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण ऐसा वह होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर और बाहर दोनों की तरफ हो सकता है। परावर्तक पृष्ठ अंदर व बाहर दोनों की तरफ हो सकता है, उसे हम बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के भाग दो होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये हम पढ़ेंगे। तो पहले हमने गोलीय दर्पण पढ़ लिया जिसके परावर्तक पृष्ठ अंदर और बाहर दोनों की तरफ हो सकते हैं। जैसे ये कोई दर्पण है, ये इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। ये क्या होगा? गोलीय दर्पण इसे हम बोलते हैं। और अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है, वो होता है अवतल दर्पण। अब याद रखने की ट्रिक क्या है? यहाँ से ऐसे अवतल और ऐसे अंदर, ऐसे अवतल और ऐसे अंदर, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। जैसे ये कोई दर्पण है, अब इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मतलब केंद्र की तरफ, और मतलब केंद्र की तरफ होता है। यहाँ केंद्र है सी, अब इसका ये अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ है तो इसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है। और उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है ऊ से उत्तल और ऊ से ऊपर। वो आप देखो, उत्तल जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर मतलब बाहर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण ये हो गया, ये दर्पण है, ये बाहर की तरफ होगी मतलब इसके ऊपर की ओर होगी, ये हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है। उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ होता है या ऊपर की तरफ होता है, इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगला टॉपिक हमारा परावर्तन। परावर्तन के बारे में पढ़े। पहले परावर्तन क्या है? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन प्रकाश का एक ही माध्यम से जाना और उसी माध्यम में वापस लौट के आना परावर्तन कहलाता है। एक ही माध्यम से प्रकाश का जाना और उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट आता है तो उसे हम कहते हैं परावर्तन। अब परावर्तन देखो क्या होता है। जैसे ये दर्पण है, ठीक है, हो गया दर्पण। एक किरण इधर से आई और इससे टकराकर वापस इसी माध्यम में चली गई, इधर से आई और वापस इसी माध्यम में चली गई, हो गया परावर्तन। अब जो पहले किरण आती है उसको तो हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तन, ये परावर्तन के बाद किरण आ रही है ना, इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण। अब देखो, अब क्या करेंगे? अब इसके ऊपर हम लंब डालते हैं। ये डाल दिया हमने अभिलंब, ठीक है। ये हो गया अभिलंब, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण अभिलंब पर कोण बनाएगी? कोण आई। कोण क्या बनाएगी? कोण आई। और परावर्तित किरण क्या बनाएगी? अभिलंब पर कोण आर बनाएगी, ठीक है। ये हो गया परावर्तन। अब इस परावर्तन के नियम क्या है? हम लिखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन का नियम यह है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये क्या है? देखो तीनों एक ही तल में स्थित है एक ही तल में। तो नियम फर्स्ट लिखेंगे क्या? आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब, अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होगा नियम, पहला नियम।
आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, यहाँ एक ही बिंदु पर व्यवस्थित है। दो, कोण आई, कोण आई मतलब आपतित किरण द्वारा बनाया गया कोण आई और परावर्तित किरण द्वारा बनाया गया कोण आर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ये हो गए हमारे परावर्तन के नियम। पहला नियम मैंने आपको बता दिया और दूसरा नियम ये होता है। टॉपिक है प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार कितने होते हैं आप देखो दोस्तों। प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं दो। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है, वह प्रतिबिंब होता है जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या होता है, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब सामान्यतः उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। जिस वह प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्या कहलाते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और अगला टॉपिक है वास्तविक प्रतिबिंब ही, इन्हें या ये सामान्यतः उल्टे होते हैं। ये सामान्यतः उल्टे होते हैं। ठीक है, अब अगला है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, अब देखिए था जिस वास्तविक प्रतिबिंब को हम क्या कर रहे थे, पर्दे पर प्राप्त कर रहे थे। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या थे, ये सामान्यतः उल्टे थे, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब में दूसरा पॉइंट क्या है, ये सामान्यतः वास्तविक होते हैं, या सीधे, क्या बोल सकते हैं, सीधे होते हैं। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और ये सामान्यतः क्या होते हैं, सीधे होते हैं। ये हो गया हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अगला टॉपिक है हमारा अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता, कि अवतल दर्पण जो भी प्रतिबिंब बनाता है उनकी क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो हम यह मान लीजिए एक अवतल दर्पण लेते हैं, ये ले लिया अवतल दर्पण। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण, ये लाइन खींची, एक्चुअली ये एक लाइन है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है इसका, यहाँ लेते हैं इसका केंद्रक सी, सेंटर। ठीक है, ये होगा एफ फोकस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पहले हम क्या करते हैं, ये होगा इन्फिनिटिव, ये होगा अनंत, ये होगा अनंत। अब हम ऑब्जेक्ट को अनंत पर रखते हैं, पहले यहां रखते हैं ऑब्जेक्ट को, क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम अनंत पर। मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट है जिसे हम ऑब्जेक्ट को ओ से प्रदर्शित करते हैं, ऑब्जेक्ट हम अनंत पे ले रहे हैं। ठीक है, इस लाइन को और आगे बढ़ा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को अगर हम अनंत पे लेते हैं ना, ऑब्जेक्ट को अगर हम अनंत पर लेते हैं तो क्या करेगा, इसका इमेज कहाँ बनेगी आप बताओ, इमेज इसकी बनेगी फोकस पर। कहाँ बनेगी, ये नीचे,
अगर हम ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखते हैं तो इसकी जो इमेज है अवतल दर्पण में ये फोकस पर बनेगी। इमेज को हम I1, ऑब्जेक्ट को O1, तो इमेज I1, ठीक है। अगर अगली हम इमेज अनंत और केंद्रक से थोड़ी सी परे अगर यहां लेते हैं, ये हो गई O2। अगर हम इमेज को अनंत से थोड़ी पहले और फोकस ये जो केंद्रक है इसके बाद लेते हैं तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज बनेगी केंद्रक और फोकस के बीच में। ये हो गई इमेज 2, ठीक है। ये हो गई इमेज 2। और अगर हम फिर लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को अगर हम केंद्रक पर लेते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को हम केंद्रक पर लेते हैं तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? केंद्रक पर। इमेज कहां बनेगी? केंद्रक पर। ये आपको याद रखना है। अगर हम ऑब्जेक्ट को केंद्र पर रखते हैं तो इसकी इमेज में कहां बनेगी? केंद्रक पर बनेगी, ठीक है। और फिर अगर हम ऑब्जेक्ट O3 हो गया, अगर हम ऑब्जेक्ट O4 अगर केंद्रक से इस साइड लेते हैं फोकस दूरी की तरफ, ये हो गया O4, तो इसकी इमेज कहां बनेगी? इसकी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट 2 से पहले। ये हो गई O4। मतलब ऑब्जेक्ट को हम फोकस की तरफ अगर खिसकाते जाएंगे तो जो इनकी इमेज है वो फोकस से दूर होती चली जाएगी, ठीक है। अब O4 हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो इसकी इमेज है वो अनंत पर बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट 6 को अगर हम फोकस से पहले रख देते हैं तो इसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे तो आ गई है ना, सॉरी अनंत पे तो आ गई। अब अनंत उस साइड नहीं जाएगी, इस साइड आएगी दर्पण की, तो इसकी इमेज है वो यहां बनेगी I6। ये है अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। अभी क्या कर सकता है, इधर जो प्रतिबिंब बनाएगा ना, इधर इस साइड, तो इस साइड ही बनाएगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा बनाएगा, ठीक है। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। और जो इस साइड जो बने रहे ना वो बनेंगे वास्तविक और उल्टे बनेंगे, वास्तविक और उल्टे बनेंगे। और अवतल दर्पण की एक विशेषता ये भी है, ये हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण हर तरह का प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है। ये हो गए अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग कि हम हमारे दैनिक जीवन में अवतल जो दर्पण है उसके उपयोग कहाँ करते हैं? तो पहला उपयोग करते हैं हम गाड़ियों की हेडलाइट में। पहला किसमें करते हैं? गाड़ियों की हेडलाइट में, हेडलाइट, ठीक है। गाड़ी की हेडलाइट में हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। दूसरा उपयोग करते हैं हम टॉर्च में, सर्च लाइट में, etc एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर किसमें करते हैं? नंबर 3 सोलर कुकर में, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर करते हैं, आपने देखा होगा अगर आप डॉक्टर के पास आते हो, दांत के डॉक्टर के पास और कान के डॉक्टर के पास, तो वो भी क्या करते हैं? वो जिस टॉर्च का उपयोग करते हैं ना, वो उनमें क्या होता है? अवतल दर्पण ही होता है। मतलब लिख सकते हैं दांत और कान के डॉक्टर ये क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और आप शेविंग करते हो ना, शेविंग मिरर में इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। उत्तल दर्पण क्या करता है? उत्तल दर्पण यह हमेशा आभासी, सीधा एवं वास्तविक, यह हमेशा आभासी, सीधा एवं
उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, यह हमेशा आभासी सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अब उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण किस किस में उपयोग आता है? नंबर 1, गाड़ियों के साइड मिरर में, गाड़ियों के जो गाड़ियां होती है ना उसके साइड में जो शीशा लगा होता है, गाड़ियों के साइड मिरर में। और एक आपने देखा होगा गाड़ियों के आगे ड्राइवर के सीट के ऊपर शीशा लगा होता है, वो भी किसका क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। वो सेम गाड़ियों के मिरर में और गाड़ियों के अंदर हम लिख सकते हैं, गाड़ियों के अंदर, ठीक है। इसमें क्या वाक्य, ये दो है इसमें, ये उत्तल दर्पण के उपयोग है, गाड़ियों के साइड मिरर में और गाड़ियों के अंदर। टॉपिक हमारा समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। हमने अवतल और उत्तल द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, उनकी स्थितियां देख ली। अब इसकी विशेषताएं देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषता। अब जैसे ये एक समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण हमने ले लिया, ठीक है, ये ले लिया हमने समतल दर्पण, और हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये रख दिया ऑब्जेक्ट। अब समतल दर्पण में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जहां जितनी दूरी पर रखोगे ना उतनी दूरी पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। ये इसका प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब क्या हुआ, ये इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब स्पीड देखो, स्पीड, इसकी स्पीड x है, ये x और इसकी भी x है, ठीक है। जितनी दूरी पर बनेगा उतनी दूरी, ये इनकी दूरी x x हो गई, ठीक है। तो अब इसका रूल क्या है, नंबर 1, इमेज के ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस क्या है, बराबर। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम ओ से कर लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ आई इमेज, ठीक है। अगला क्या है, इनकी जो हाइट होगी ना, इनकी जो हाइट होगी वो भी क्या होगी, समान होगी। और इनका जो प्रतिबिंब बनाएगा ना, जो प्रतिबिंब बनाएगा वो क्या बनाएगा, समतल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा और पार्श्व प्रतिलोमित, पार्श्व प्रतिलोमित क्या बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। अब अगला क्या है, नंबर 3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एज ओ लिख सकते हैं, किसके बराबर होगी, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब इसमें एक कारण और होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज 2x स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। जो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसको अपनी इमेज 2x स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो इस 2x स्पीड से आती हुई दिखाई देगी ना, तो क्या होगा, लिख ही देता हूं मैं 4 नंबर। ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज, आज लिख सकते हैं इमेज को, इमेज 2x स्पीड से आती
दिखाई देगी, आती दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट को जो अपनी इमेज है वो 2x स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसको ये इसकी इमेज है ना, ये 2x स्पीड से आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब इसमें एक संबंध होता है, ऑब्जेक्ट को अपनी स्पीड 2x स्पीड से आती हुई दिखाई देती है, इसमें एक संबंध क्या होता है कि हाइट ऑफ मिरर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2। ये क्या होगा, इसमें संबंध होगा। ये होते हैं इसके समतल दर्पण की विशेषताएं। अब मान लीजिए आपके पास ये कोई समतल दर्पण है या दो दर्पण है, ठीक है, दो दर्पणों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, ये क्या हो गए, दर्पण हो गए। ठीक है, इन दो दर्पणों के बीच में ये कोण बन रहा है थीटा। क्या बन गया, कोण थीटा। ठीक है, और ये दर्पण M1, ये होगा M2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये कितनी इमेज बना रहे हैं, अगर हम इमेज बनानी है, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज निकालिए ना अपने को, तो क्या करेंगे, 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा इज इक्वल, ये होगा एन के बराबर। ठीक है, 360 जो यहाँ पे जो कोण बनाएगी ना, M1 और M2 जो दर्पण कोण बनाएंगे ना, उसमें वो हो जाएगा थीटा, वो इसमें भाग दे देंगे, तो ये क्या आ जाएंगे, एन है यहाँ पर, ये कितनी इमेज बना रहा है। जैसे इन दोनों के मध्य मान लीजिए 60 डिग्री का कोण है, क्या है, 60 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा की जगह 60 रख देंगे, 360 अपॉन 60, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 6, तो ये कितनी इमेज बनाएगा, ये इमेज बनाएगा 6 इमेज। ठीक है, ये 6 इमेज बनाएगा। और अगर नंबर ऑफ इमेज, अगर इसमें नंबर ऑफ इमेज, अगर इसमें नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू n, ठीक है, ये नंबर ऑफ इमेज हमने n मान ली। अगर ये ओड है, अगर ये ओड है ना, ये नंबर ऑफ इमेज ओड है, क्या ओड मतलब विषम है, अगर ये विषम है तो ये n ही रहेगा। लेकिन अगर ये इवन, इवन का मतलब होता सम, लेकिन अगर ये सम है तो इसमें क्या करेंगे, -1 कर देंगे, मतलब रखने को अपना ओड ही है, रखने को क्या है, अपने ओड ही रखना है। तो यहाँ से जैसे 6 आया ना, तो इसमें 1 कर देंगे, तो इसमें क्या बचेगा, ये क्या बनाएगा, 5 इमेज बनाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया था। अब क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ से तो आ गया, और अब मान लेते हैं हम थीटा का मान ले लेते हैं 72। अगर थीटा का मान अगर हम 72 लेते हैं तो क्या होगा, 360, थीटा का मान लेते हैं हम 72, तो क्या होगा, 360 अपॉन थीटा 72 हो गया। क्या, अगर इसमें हम भाग देते हैं, 12 का भाग देते हैं पहले, ये 6 आ गया। ठीक है, ये 30 आ गया, 6 से 30 भी कट जाएगी, आ गया 5। ये कितना होगा, ओड है ना हमारे पास, अगर ये हमारे पास ओड आता है, अगर नंबर ऑफ इमेज हमारे पास ओड आती है, तो हमें न तो -1 करना और न ही +1 करना, कुछ भी नहीं करना, जो ओड आती है वो ओड ही रहेगी। और अगर हमारे पास इवन आएंगे तो हम उसमें से एक घटा देंगे, मतलब अगर सम संख्या प्राप्त होती है उसमें से एक घटा देंगे, और अगर विषम संख्या प्राप्त होती है तो हम उसमें से कुछ भी नहीं घटाएंगे। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपके पास ये है, अगला अगर आपके पास मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो क्वेश्चन ये है, दो समांतर दर्पण द्वारा, दो समांतर दर्पण द्वारा, ये क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण द्वारा, दो समांतर दर्पणों द्वारा कितने, तो समांतर दर्पणों द्वारा कितने दर्पण बनाए जा सकते हैं, या कितनी इमेज बनाई जा सकती है, बनाए जा सकते हैं। मतलब दो समांतर दर्पण है, जैसे हमने दो समांतर दर्पण ये ले ली, एक ये समांतर दर्पण और एक ये समांतर दर्पण। ठीक है, ये दो क्या ले लिया हमने, समांतर दर्पण। अब देखो सीधी सी बात ये है, समांतर दर्पण है, ये इसके समांतर हो गया। अब समांतर दर्पण में थीटा का मान कितना है, यहाँ से तो थीटा का मान क्या है, 0 है, थीटा का मान 0 है ना, तो अगर थीटा की जगह 0 रखो, 360 अपॉन
0। 360/0 कहते क्या आ गया, इनफाइनाइट, मतलब अनंत। यहाँ से क्या आ गया, अनंत आएगा। तो ये था समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब और उनकी विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के उपयोग। प्रतिबिंब के उपयोग किस कहाँ करते हैं, समतल दर्पण के उपयोग। समतल दर्पण के उपयोग हम करते हैं ड्रेसिंग रूम में। इसके उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो करते हैं ड्रेसिंग टेबल में, नंबर 1 इसका उपयोग करते हैं हम ड्रेसिंग टेबल में। दूसरा करते हैं पनडुब्बियों में, पनडुब्बियों पनडुब्बियों में हम किस प्रकार करते हैं, जैसे ये जो नाव ये जो समुद्र के नीचे चलती है ना पनडुब्बी, उसके जैसे ये समुद्र नीचे चल रही है तो हम ऐसे जो लेंस बने होते हैं ऐसे 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 लेंस बने होते हैं, तो यहाँ जो करते हैं ना, यहाँ यूज करते हैं, ये हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है। और एक होता है कैलिडियोस्कोप में, यही लिख देता हूँ नंबर 3, कैलिडियोस्कोप। कैलिडियोस्कोप में हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इन 3 चीजों में हम किसका उपयोग करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है ना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके जो बाधा आती है ना, उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे मतलब है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से जो बीच में बाधा आती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब जैसे ये एक किरण है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, यहाँ है सूर्य, ठीक है, अब यहाँ से प्रकाश आ रहा है, जैसे यहाँ से प्रकाश आया, आ गया यहाँ से प्रकाश। अब यहाँ से प्रकाश आता है तो ये माध्यम है, क्या है, ये माध्यम है विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब प्रकाश क्या करेगा, अब देखो मैंने प्रकाश का परावर्तन क्या बताया था, मतलब जिस दिशा से प्रकाश आ रहा, मतलब जिस माध्यम से प्रकाश आता है उसी माध्यम में प्रकाश वापिस वापिस चला जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन क्या होता है, ये विरल माध्यम से आता है और सघन माध्यम में चला जाता है। अब ये विरल माध्यम है, अगर विरल माध्यम में आ रहा है और फिर ये क्या करेगा, ये सघन माध्यम में चला जाएगा, ये है सघन माध्यम, ये सघन माध्यम में चला गया। ठीक है। और अब फिर हम यहाँ डालते हैं अभिलंब, ये विलंब डाल दिया। अगर हम यहां से अभिडल, ये क्या हो गई, ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये क्या होगी, परावर्तित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक है। अब क्या बनेगा, यहाँ कौन बनेगा, ये बनेगा अपवर्तित कोण आई और परावर्तित कोण आर। ठीक है, अपवर्तित कोण आई और परावर्तित कोण आर बनेगा। अब इनका कारण क्या होता है कि ये प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, होता है कि प्रकाश की चाल में परिवर्तन। कारण क्या होता है इसका अपवर्तन का, कारण होता है प्रकाश की चाल में परिवर्तन, प्रकाश की चाल में परिवर्तन। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण प्रकाश क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। ठीक है। अब इसका क्या है, अब आपको नोट लगा के एक चीज और लिखनी है, नोट क्या लिखनी है कि प्रकाश के अपवर्तन में विरल माध्यम से प्रकाश की किरण, मतलब आपतित जो अपवर्तित किरण होती है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो थोड़ा अभिलंब की वजह, ये किरण है ये जानी चाहिए तो सीधी थी, ठीक है, ऐसी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुई, ये जो अभिलंब है ये इसकी तरफ मुड़ गई। तो इसमें लिखना है कि अपवर्तित जो किरण होती है वो जो विरल माध्यम होता है, विरल विरल माध्यम से जाती है तो जाने तो सीधी चाहिए थी, लेकिन क्या हो जाता है वो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। अब इसके नियम है, अपवर्तन के नियम। अब अपवर्तन के नियम क्या है, चलो ये बताते हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम है क्या है कि आई, जैसे हमने देखा था परावर्तन में क्या होता था, कोण आई बराबर कोण आर था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्नेल्स लॉ के अनुसार होता है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन आई अपॉन साइन
साइन आर होता है, ये है फर्स्ट लो। साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर होता है, ठीक है। सेकंड क्या है इसका, इसका सेकंड है कि जो ये होते हैं ना, ये देखो ये अपवर्तित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, और ये हो गया अभिलंब। ये क्या तीनों एक तल में, एक तल पे मिल रहे हैं, तो क्या हो गए, एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। मतलब सेकंड है आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, नंबर 3 अभिलंब, अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं, एक ही तल में व्यवस्थित होते हैं। ये हो गए इसके नियम। अब आप इसके उदाहरण देखो। प्रकाश का अपवर्तन हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। हम कैसे देख सकते हैं प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नंबर 1 देखो आप। जब आप एक पानी का, कांच का पानी का गिलास लेना और उसमें पानी, उसको पानी से भर लेना, और फिर आपके पास जो पेंसिल होती है, पेन होता है ना, उसको आप उसके अंदर रख देना। फिर आप पेन को थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देंगे, मुड़ा हुआ दिखाई देख पाएंगे। जैसे मतलब क्या होता है, पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देना, मुड़ी हुई दिखाई देना, ठीक है। दूसरा है, आजकल आप जा रहे हो तो जब गन्ने का जूस पीते हो तो गन्ने के जूस वाले के पास नींबू रखे हुए दिखाई देंगे आपको। पानी के गिलास में, पानी का गिलास भरा हुआ होगा, उसमें नींबू नींबू रखे हुए हैं। वो नींबू अपनी वास्तविक जो मोटाई होती है ना, उससे कुछ और ज्यादा मोटे दिखेंगे। वो किसी कारण दिखाई देते हैं, अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। तो नंबर 2 लिखोगे, पानी में रखे नींबू वास्तविक मोटाई से, वास्तविक मोटाई से ज्यादा मोटाई दिखाई देना, मोटाई दिखाई देना। ये होगा नंबर 2, ठीक है। और इसका तीसरा है, जैसे कोई तालाब होता है ना, तालाब तो आपको जब ऊपर से देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि इस तालाब की गहराई बहुत कम है, लेकिन उसकी गहराई वास्तव में बहुत अधिक होती है। किस कारण होती है वो, आपको कैसे दिखते, आपको किस कारण दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो आप यहां लिख सकते हो, तालाब की, तालाब की गर्त या फिर पेंदा उभरा हुआ दिखाई देना, उभरा हुआ दिखाई देना। यह था हमारा टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे यहां देखो, जैसे ये हमारा, ये दो माध्यम में बांट दिया, विरल माध्यम और सघन माध्यम। ये होगा विरल माध्यम, ठीक है। ये नीचे होगा सघन माध्यम, ठीक है। विरल माध्यम और सघन माध्यम होगा। अब प्रकाश की किरण क्या होती है, ये विरल माध्यम से आती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमेशा जो प्रकाश, जो किरण होगी वो विरल माध्यम से आएगी। अब ये यहां से आई विरल माध्यम से, ठीक है, ये विरल माध्यम से आ रही है, आगे विरल माध्यम से। अगर विरल माध्यम से आ रही है तो ये क्या होगी, मुड़ जाएगी, यहां से चलेगी। ये डाल दिया हमने अभिलंब, ठीक है, अभिलंब डाल दिया। अब क्या हो, ध्यान से देखना, एक और किरण आ रही है, ये फिर किरण आई, यहां से आई फिर किरण, ये क्या चली गई, ये इसी के बराबर चली गई, ठीक है। ये हमने अभिलंब डाल दिया, ठीक है। एक किरण और आई एक्स्ट्रा, जब एक किरण और आती है, यहां से आई, और ये क्या हो गई, वापस इसी माध्यम में वापस चली गई, माध्यम में चली गई, इसी माध्यम में। अब ये किस कारण आ रही है, ये देखो, ये कौन है,
ये कोण बना और ये कोण, ये हमने अभिलंब इसमें तो डालने की जरूरत है भी नहीं। अब देखो इसे हम, जो कोण बनेगा ना पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, उसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्या बोलते हैं? ये जो कोण बन रहा ना इसे हम बोलते हैं क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अपवर्तन और परावर्तन में आई और आर बन रहे थे, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो कोण बनेगा वो हमेशा बनेगा क्रांतिक कोण। ठीक है। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ तो कोण है तो थीटा, जिसे हम कोण को थीटा बोलते हैं, यहाँ थीटा का मान कम है। जब थीटा का मान कम है ना तो ये क्या होगी, अभिलंब से पास होगी। ठीक है, अभिलंब से पास होगी। लेकिन जैसे ही हम थीटा का कोण इंक्रीज करते हैं, थीटा का कोण बढ़ाते हैं, तो ये जो सरल और विरल माध्यम हम बता रहे थे उसी के बराबर चलने लगेगी। ठीक है, और हम थीटा कोण और बढ़ाते हैं, अगर हम जैसे ये ले लिया, अगर हमने थीटा कोण और बढ़ाया तो ये क्या होगी, जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में वापिस वापिस आ जाएगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब यही है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से आती है और वापिस उसी माध्यम में चली जाती है। उसी माध्यम में क्या करती है, वापिस चली जाती है। तो इसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापिस चलेगी, लेकिन माध्यम कौन सा होना चाहिए, सघन माध्यम। विरल माध्यम में आती है और विरल माध्यम में वापिस चली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। लेकिन ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो इसे सघन माध्यम वापिस चली जाएगी। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, देखो अब इसकी क्या है शर्तें, इनकी शर्तें क्या होनी चाहिए। पहली जो शर्त है ना, पहली शर्त ये है कि इसमें कोण, ये जो आई होगा और ये कोण क्या होगा, सी होगा। ये तो क्रांति कोण होगा नीचे और ये कोण आई होगा। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें कोण जो नंबर 1 है, कोण आई जो होता है ना वो बड़ा होता है कोण क्रांतिक से। जो क्रांतिक कोण होगा वो छोटा होगा और जो कोण आई होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अब इसमें ये तो मैंने आपको बता दिया कि सघन माध्यम में आनी चाहिए और वापस सघन माध्यम में ही जानी चाहिए, तो होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और इसका जो प्रकाश का जो किरण है, ये और लिखो नंबर 2, प्रकाश की किरण ये सघन माध्यम से हमेशा विरल माध्यम की ओर पारगम्य होंगी, की ओर पारगम्य होंगी। अब विरल माध्यम की तरफ जानी चाहिए, ये होता पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने कब कहां देखने को मिलेगा, आपने दैनिक जीवन में आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कहां देख पाओगे। पहले तो होती है, आपने हीरा देखा है, किसी अंगूठी में हीरा तो देखा होगा। जो हीरे की जो टिमटिमाहट होती है ना, या हीरे की जो टिमटिमाहट होती है वो होती है किसके कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। तो नंबर फर्स्ट है हीरे की टिमटिमाहट, हीरे की टिमटिमाहट। ठीक है, ये होती है हीरे की टिमटिमाहट। नंबर 2 है, अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हो, अगर आप रेगिस्तान में चल रहे हो या सड़क पर चल रहे हो ना, तो आपको कुछ दूरी पर ऐसे देखने को मिलेगा कि आगे जो सड़क है उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, लेकिन वो असल में पानी नहीं होता है, वो क्या होती है, सिर्फ एक भ्रम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मृग मरीचिका। ठीक है, तो क्या वो इसमें लिखे मरीचिका, मरीचिका, मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना। ठीक है, और अगला किस काम में आता है, नंबर 3, पारदर्शी यंत्रों में, पारदर्शी यंत्र में
ठीक है। हीरे की टिमटिमाहट, मरीचिका का बनना पारदर्शी यंत्रों में, और हम लिख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। नंबर 4 यहां लिख रहा हूं, ऑप्टिकल फाइबर। अगला इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष तो आपने देखा होगा। इंद्रधनुष में, इंद्रधनुष अभी आपको बताएंगे इंद्रधनुष क्या होता है, कैसे बनता है इंद्रधनुष। ये इन सभी में क्या आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये था हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या विक्षेपण। प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है? जैसे प्रकाश का विक्षेपण सीधी भाषा में बोले तो प्रकाश का विक्षेपण होता है कि प्रकाश की जो किरण होती है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अब होती कैसे है प्रकाश की किरण? जैसे ये कोई प्रिज्म है, हमारे पास ये क्या है, एक प्रिज्म है। ये हमने एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है। ये क्या है, एक प्रिज्म है। अब यहां से श्वेत प्रकाश की किरण इस पे पड़ेगी। यह है श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश। ये क्या है, श्वेत प्रकाश। जब ये श्वेत प्रकाश की किरण यहां पड़ेगी ना, जैसे यहां पड़ी, तो ये क्या होगा, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। ये क्या हुई, 7 रंगों में विभक्त हो गई, ठीक है। ये हो गए 7 रंगों में विभक्त हो गई। अब ये 7 रंगों का कोई क्रम तो होता होगा, जैसे विभक्त होती है तो इसमें कोई तो क्रम होता होगा। अब इसमें इसमें ऊपर क्या होती है, ऊपर होती है हमेशा रेड, ठीक, और नीचे क्या होती है, वोलेट, बैंगनी। अब इसका जो क्रम होता है वो कैसे होता है, VIBGYOR। अब यह क्या होता है, देखो, V होता है वोलेट, I होता है इंडिगो, B होता है ब्लू, G होता है ग्रीन, Y होता है येलो, O होता है ऑरेंज, और R होता है रेड, ठीक है। ये होगा इनका क्रम। तो इसमें देखो, इसमें सबसे ज्यादा मुड़ाव किसका है, वोलेट का। मतलब सबसे ज्यादा मुड़ाव, सबसे ज्यादा मुड़ाव किसका है? देखो सबसे ज्यादा कौन मुड़ाव कर रहा है, बैंगनी। क्या होगा, बैंगनी, ठीक है। सबसे कम मुड़ाव, सबसे कम मुड़ाव किसका है, रेड, लाल। सबसे कम मुड़ाव है रेड, लाल का, ठीक है। अब इसका कारण क्या है, वर्ण का, प्रकाश का जो विक्षेपण है या प्रकाश के जो 7 रंगों में विभक्त होने की जो प्रक्रिया है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म, प्रिज्म वो अलग अलग अपवर्तनांक के लिए प्रकाश की किरण को अलग अलग प्रकार से अपवर्तित करता रहता है। और जो ये मैंने जो आपको प्रकाश का जो ये रंग जो विभक्त होने की जो प्रक्रिया, ये अपने तरंग दैर्घ्य के आधार पर है। तरंग दैर्घ्य के आधार पर ये होता है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। ये अपने तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम के अनुसार है, ठीक है। सबसे कम इसका, फिर इसका, सॉरी, सबसे कम, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इससे ज्यादा, और इससे सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो रेड का होता है, और सबसे जो कम होता है वो होता है वोलेट का, मतलब बैंगनी का, ठीक है। जो सबसे ज्यादा मुड़ाव करेगी उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम, जो सबसे ज्यादा मुड़ाव करेगी उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, जो सबसे कम मुड़ाव करेगी उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा। और मैंने आपको कारण बता दिया कि प्रिज्म जो होता है वो अलग अलग जो प्रकाश की किरण होती है वो अलग अलग प्रकाश से अपवर्तित करता रहता है। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्या होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, आज आपको हम बताएंगे इंद्रधनुष के बारे में। इंद्रधनुष आपने काफी बार देखा होगा आसमान के अंदर। तो इंद्रधनुष बनता कैसे है, देखो, जैसे इंद्रधनुष बनता है, बारिश होती है, बारिश होने के पश्चात जो बूंदे होती है वर्षा की, वो सभी बूंदे धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर नहीं आती। कुछ बूंदे होती हैं जो हमारे वायुमंडल में
रुक जाती हैं। और वायुमंडल में रुकने के बाद बरसात होने के पश्चात जब बारिश जो सूर्य निकलता है, जब सूर्य का जो प्रकाश होता है वो उस बूंद के ऊपर पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और अपने को इंद्रधनुष दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, अब इंद्रधनुष कैसे बनता है देखो, जैसे ये प्रकाश की किरण है, ये क्या है, ये वायुमंडल में क्या रह गई, एक वर्षा की बूंद रह गई। वर्षा की बूंद वायु जो हमारा वायुमंडल है उसमें वह ऊपर ही रह गई। अब यहां निकला प्रकाश सूर्य, अब यहां सूर्य निकला तो क्या होगा, यहां से ये जो प्रकाश की किरण है ये इसके ऊपर आएगी। ये क्या है, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण जब वर्षा की बूंद पर टकराएगी, बूंद पर टकराने से क्या होगा, बूंद पर टकराने से क्या होगा, ये रंगों में विभक्त, 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। अब 7 रंगों में विभक्त कैसे होगा, ऊपर ऊपर मैंने आपको कौन सी बताई थी, ये ऊपर ऊपर मैंने आपको रेड बताई थी और नीचे वोलेट बताई थी। ठीक है, विभक्त होगा। फिर भी ये किसके अंदर रह गई, ये देखो ये होता विरल माध्यम, ऊपर विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम, ध्यान से समझना, ये होता है विरल माध्यम और ये जो बूंद के अंदर है ये क्या है, सघन माध्यम, ये होगा सघन माध्यम। अब ये सघन माध्यम में आ गई, अब ये सघन माध्यम से टकराकर वापस विरल माध्यम में नहीं जाएगी, ये सघन से टकराकर है जो वापस है वो सघन माध्यम में वापस ले आएगी। तो ये कैसे आएगी, ये टकराई और यहां से ये वापस आ गई, ये टकराई और ये यहां से वापस आ गई। तो ये क्या है, ये तो है रेड और ये है वोलेट। ठीक है, लेकिन अब ये वापस क्या होगी, विरल माध्यम में आ जाएगी, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई। अब इसमें समझने की बात क्या है, इसमें 2 से 3 प्रोसेस हो रही है। अब देखो पहले क्या कर रहा है, पहले प्रकाश की श्वेत किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, किसमें, 7 रंगों में विभक्त होकर। 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था क्या होती है, विक्षेपण होती है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या, देखो देखो यहाँ पहला पॉइंट है, यह पहले पॉइंट पे क्या हो रही है, ये विक्षेपण हो रहा है। पहले पॉइंट पे क्या हो रहा है, विक्षेपण, ये हमने रख दिया विक्षेपण। ठीक है, विक्षेपण हो रहा है पहले पॉइंट पे। फिर अब ऊपर वाले को भूल जाओ, अब ये क्या होगी, ये जो किरण है ये सघन माध्यम से में जा रही है। ठीक है, और वापस क्या आ रही है, सघन माध्यम में आ रही है। अगर सघन माध्यम में जाती है और वापस सघन माध्यम में आ रही है तो मैंने आपको अभी क्या बताया था, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। देखो ये है पॉइंट नंबर 2 यहां से। ठीक है, अब सघन माध्यम में आई है और वापस सघन माध्यम में आ गई तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब देखो फिर क्या है अगला, देखो अब यहां तक भूल जाओ, अब किरण ये आ रही है, सिर्फ यहां से चली यहाँ और यहाँ आ रही है। ठीक है, ये यहां से चली थी और यहाँ आ गई। ठीक है, अब यहां से देखो ये 2 किरण है ना, सघन माध्यम में आ रही है और विरल माध्यम में जा रही है। सघन माध्यम से आना और विरल माध्यम में जाना मैंने अब क्या बताया था, अपवर्तन बताया था। क्या बताया था, अपवर्तन, अपवर क्या होता है, अपवर्तन होता है। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना क्या होता है, अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब यही होता है कि ये जो अपवर्तन में ये जरूरी होता है कि किरण सघन माध्यम से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है। अपवर्तन होता है एक माध्यम से आना और दूसरे माध्यम में चले जाना, ये होता है अपवर्तन। ठीक है, तो इंद्रधनुष से बनने की प्रक्रिया में ये क्या होता है, विक्षेपण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। अब देखिए और इसमें क्या क्या होता है, अब देखो, और मैंने अब देखो मतलब एक माध्यम में से आना और दूसरे माध्यम में चले जाना क्या होता है, अपवर्तन होता है। अब देखो विक्षेपण की जगह क्या लिख सकते हैं, अब देखो विक्षेपण है, विक्षेपण में क्या होता है, विक्षेपण विक्षेपण में एक प्रकाश की किरण आई और 7 रंगों में व्यक्त हो गई, ये तो होगा विक्षेपण। लेकिन अब आप ये समझो कि प्रकाश की किरण आ रही है, एक माध्यम में आ रही है और दूसरे माध्यम में जा रही है, तो वो क्या हो गया, अपवर्तन। अब देखो और लगा के इसके नीचे लिखो, और लगा के नीचे क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे क्या हो रहा है, नंबर 1 पे हो रहा है अपवर्तन। नंबर 1 पे क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, प्रकाश किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में चली गई, बात खत्म हो गया, अपवर्तन। अब दूसरे माध्यम में क्या है,
प्रकाशीय किरण जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में वापस जा रही है। मैंने आपको परावर्तन के में पढ़ाया था, परावर्तन था प्रकाशीय किरण आपतित किरण जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चली गई, तो क्या होगा परावर्तन। तो नंबर 2 पॉइंट पे देखो सर संघन माध्यम में संघन माध्यम में वापस चली गई, मतलब जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चली गई, उसे हम क्या बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसे बोलते हैं संघन माध्यम, जो संघन माध्यम है संघन माध्यम में वापस चली गई, मतलब उसका जो माध्यम संघन होना चाहिए उसे हम बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन परावर्तन किसे बोलते हैं जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में वापस चलेगी, उसे हम बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन में ये नहीं पता होता कि वो माध्यम संघन है या विरल है, माध्यम चाहे कोई सा भी हो, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 2 नंबर पे होगा, यहाँ लिख देता हूँ 2 नंबर पे क्या होगा, चलो यहाँ लिख देता हूँ 2 नंबर पे क्या होगा परावर्तन। 2 नंबर पे होगा परावर्तन। अब देखो 3 नंबर पे, 3 नंबर पे क्या हो रहा है, देखो यह अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अपवर्तन। नंबर 3 पे क्या हो गया अपवर्तन, नंबर 3 पे हो गया अपवर्तन। अब इस प्रक्रिया में देखो अब कितनी बार तो अपवर्तन हो रहा है और कितनी बार परावर्तन हो रहा है, 1 और 2, 2 बार क्या हो रहा है अपवर्तन, मतलब 2 अपवर्तन, 2 अपवर्तन प्लस 1 परावर्तन, 1 क्या होगा परावर्तन। ये इस प्रकार से बनता है हमारा इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष तो बन गया, लेकिन इसमें शर्त क्या होती है, शर्त इसमें शर्त ये होनी चाहिए, चलो आपको मैं शर्त यहां समझा देता हूं। शर्त, अगर कोई कारण हो रहा तो उसकी शर्त तो होगी किस कारण हो रहा है। इसमें जो शर्त होती है ना, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे आगे बरसात हो रही है, ठीक है, लेकिन जो सूर्य होना चाहिए ना, सूर्य वो मेरी पीठ के पीछे होना चाहिए। हमें इंद्रधनुष तभी दिखाई दे सकता है, आप अपने दैनिक जीवन में इस प्रक्रिया को करके देख लेना, जब भी बरसात हो हमें इंद्रधनुष तभी दिखाई दे सकता है कि बरसात हमारे आगे हो रही हो और सूर्य जो होता है सूर्य वो हमारे पीठ के पीछे हो, तभी हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। तो मतलब जो रेन है, रेन तो होनी चाहिए फ्रंट में, ठीक है, और जो सन है वो होना चाहिए हमारे बैक में, ठीक है समझे। इन 2 शर्तों के कारण ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा। अगर इसमें से एक शर्त भी इधर उधर हो गई, मतलब इसमें से एक शर्त भी अगर गलत हो गई ना, तो हमें इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताने मेरे को इसका आंसर, कि दोपहर दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे हमें, या दोपहर 12 इंद्रधनुष कौन सी दिशा में दिखाई देगा। दोपहर 12 क्वेश्चन का आंसर दोपहर 12 बजे इंद्र कौन सी दिखाई देगा। हम पढ़ेंगे प्रकीर्णन के उदाहरण, प्रकीर्णन के उदाहरण। प्रकीर्णन के उदाहरण क्या होते हैं, प्रकीर्णन के उदाहरण नंबर 1 है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण नंबर 1 है आकाश का रंग, अगर आप अपनी नग्न आंखों से देख रहे हो तो आकाश का रंग हमें नॉर्मली नीला दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है, नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण। नंबर 1 नीले रंग के प्रकीर्णन के कारण। पहला कारण यह है कि जो नीला रंग का प्रकीर्णन है उसके कारण हमें प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नंबर 2 है कम तरंग दैर्घ्य, कम तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण।
कम तरंग दैर्घ्य के प्रकीर्णन के कारण भी हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अलग है। तीसरा है रेले प्रकीर्णन के कारण। रेले प्रकीर्णन के कारण ये इन तीन जो शर्त है, इन शर्तों के अनुसार हमें आकाश का रंग क्या होता है, नीला दिखाई देता